अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेजबान बिलाल खान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप ये जो गुड मॉर्निंग को इतना लंबा करके खींचते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग सुबह सवेर उठते हैं उनके लिए मॉर्निंग वाकई लंबी होती है। जो 12 बजे और 11 बजे उठने के कायल है ना, उनके लिए मॉर्निंग सिर्फ इतनी सी होती है कि वो उठकर अंगड़ाई लेते हैं और सूरज जो है वो सर पर आ जाता है। और मेरे ख्याल में एक सिग्नेचर होना भी चाहिए एक एंकर का, कि जिससे ना लोग उनको याद रखें और फौरन वो उसके स्टाइल नहीं भाई, सिग्नेचर तो है, अंगूठा छाप नहीं हूँ मैं। तो ये सिग्नेचर है बिलाल का, जो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान करके आपको उठा देते हैं सुबह सुबह, और आप जो है जल्दी से फिर आपकी सुबह का मुस्कुराहट के साथ आगाज़ होता है। तो अगले 2 घंटों के लिए हमारे साथ आप जुड़ जाएं और देखिए कि अगले 2 घंटे में हम आपके साथ क्या कुछ शेयर करने जा रहे हैं। आपने एक बात नोट की कि मैं हमेशा कहता था, अभी भी मेरे सामने सारी चीज़ें जो है डिटेल्स आ रही हैं, कितनी महीना गुजरा और फिर जुम्मतुल विदा वो भी हो गया। तो अलविदा जो होता है वो इसलिए करते हैं कि आप जो है वो खुदा हाफिज़ कहने की कोशिशें कर रहे होते हैं। अब चंद दिन रह गए, अय्याम मादूदा, मैं शुरू से कह रहा हूँ, इसके अंदर जो कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए, देर ना कीजिए। फिर उसके बाद ईद होगी, फिर ईद की छुट्टियां भी अनाउंस हो गई हैं भाई। अगर ये जुमे को होती है तो जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर 4 दिन, और अगर हफ्ते की तरफ जाती है गालिबन तो फिर हफ्ता इतवार पीर होगा। और पीर की छुट्टी मारी गई है, हफ्ता इतवार की छुट्टी मारी गई है लोगों की। इस पर मैं पूरी कौम से जो है वो तहे दिल से ये कहना चाहता हूँ कि अफसुर्दा हूँ मैं भी, क्योंकि हमारी भी छुट्टी मारी गई है और तो हफ्ता इतवार हमारा भी ऑफ होता है हाँ। मॉर्निंग शो का, तो वो भी हमारा किया। चलो टाटा बाय बाय। चले खैर, अच्छी बात यह है कि भाई ईद आ रही है और ईद के लिए जो अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं आज उस पर भी हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और कुछ नाफ़ाम भी हमारे साथ होंगे। तो अच्छी बात से अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और आपको बताएं कि आज के दौर में ना, जहाँ पर हर तरफ नमूदो नुमाइश का रुझान बढ़ता जा रहा है, दिखावा बहुत बढ़ गया है, वहाँ सादगी की अहमियत ना और भी ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है। जैसे लोग अक्सर दूसरों को मुतासर करने के लिए महंगी चीज़, महंगी गाड़ियाँ, लिबास और तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश करते हैं, मगर असल खूबसूरती आपकी सुकून और सादा ज़िंदगी में छिपी होती है। ठीक है, अच्छा, इसको ना लोग बड़ा नेगेटिव भी लेते हैं कि भाई इतनी सादगी क्यों करें भाई। आप चीज़ों के अंदर ना कनात पसंदी रखें, इसको ऐसे समझते हैं। अगर एक चीज़ आपके पास है ना, तो ये नहीं कोशिश करें कि दूसरी भी हो, तीसरी भी हो। एक से गुजारा हो रहा है, जब वो ख़राब हो जाए तो दूसरी ले लीजिए। सादगी जो है ना, इंसान की जो शख्सियत होती है उसको बड़ा बावकार, बड़ा ग्रेसफुल बनाती है। बिल्कुल और उसकी बनावट जो है ना, वो उसे जो है ना बनावटी चीज़ों से दूर रखती है। मतलब आपको पता होता है ये डमी है। एग्जैक्टली अगर आप खुद सोचें, एक बंदा आपसे ऑलरेडी इनसिक्योर फील कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं यार, ये जो है ना, बहुत सारे हाँ, तो फिर आप उससे बजाय इसके कि उसके पैसे और उसकी आसाइशों के बारे में डिस्कस करें, आप उससे बस टू द पॉइंट बात करें, फिर देखें वो खुद आपसे ज़्यादा दिल खोल के बात करता है। मेरी तो आदत है, मैं पूछ लेता हूँ, बहुत अच्छे से पूछ लेता हूँ कि आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका बंगला, आपकी दौलत और आपके बिजनेस के अलावा आपका तारुफ क्या है। सही बात है, ये असल तारुफ होता है। फिर वो बंदा आप किस तरह से बोलता है, वो उसकी असल पहचान। अल्लाह का बड़ा करम होता है, फिर चुप बैठा रहता है 2 घंटे। हाँ, फिर वो कुछ, अगर वो उसके अपना ही पैसों का होगा तो फिर वो बताएगा कि मेरी क्या स्ट्रगल थी, वरना अगर जद्दी बुश्ती का वो पैसा इस्तेमाल करता आ रहा है तो फिर उसमें कोई वो नहीं है। मैं उससे पूछता ही नहीं है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी के अंदर वो चीजें नहीं होती, पता चल जाता है। जो बाप दादा का पैसा होता है ना, मैं सिर्फ उनसे पूछता हूँ कि ये सब हटाकर आपकी अपनी शनाख्त क्या है। बहरहाल सादा ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान अपनी असल पहचान और किरदार से पहचाना जाता है, फजूल अखराजात और गैर ज़रूरी मुकाबले से बचकर एक पुरसुकून ज़िंदगी भी गुजारता है। बिल्कुल, और इसके बिल्कुल बरक्स जो है ना, दिखावे वाली ज़िंदगी वक्ती तौर पर तो आपको मुतासिर कर सकती है, लेकिन उसमें कोई पायदारी नहीं होती और कभी वो कर्ज में डूबे होते हैं, कभी उनको कोई जहनी दबाव होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में सादगी को अपनाएं और इसी को असल खूबसूरती समझें, इसी को अपना अखलाक और किरदार बनाएं, और माशरे में वही लोग ज़्यादा इज़्ज़त का मुकाम पाते हैं जो सादा ज़िंदगी गुजारते हैं और नमूदो नुमाइश से परहेज़ करते हुए अपने सुकून की ज़िंदगी बस जीते हैं। अच्छा, ये सारी अच्छी अच्छी बातें जो है ना डॉक्टर अफशीन बताती है, लेकिन डॉक्टर अफशीन के साथ एक हमारी कंटेंट राइटर हैं इरम, वो अटैच होती हैं, तो वो बेसिकली क्या कहते हैं, थिंक टैंक हैं। अब मैं आपसे जो बात शेयर करना चाह रहा हूँ, आप लोग अपने हाथ उठा लीजिए, और हाथ उठाने के बाद अफशीन जो हमारी इरम आपी हैं, उनके वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है और वो वेंटिलेटर पर है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहतयाबी दे और उनके मामला आसान करे, और घर वाले जो लोग हैं
जिस कर्ब में और जिस दर्द में गुजर रहे हैं ना, अल्लाह ताला इनको भी जो है वो सब्र दे और इनकी बेहतरी और आसानी का रास्ता जो है। और ऐसे में इनका ऑफिस आना और ऑफिस आके तब भी सारे काम पूरे करके जाना, ये बहुत बड़ी बात है भाई। रंबा जी, आप इस टाइम मुश्किल वक्त में हैं, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। मज़े की बात मैं आपको बताऊं आप सबको, क्योंकि ईद आ रही है ना, तो ईद के प्रोग्राम्स होते हैं और फिर ये रमज़ान का आखिरी अशरा है, इसमें ताक़रातें होती हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स हम डिस्कस करते हैं। वो तमाम चीज़ें एक हफ़्ता 2 हफ़्ता आगे चल रही होती हैं। इरम आपी कभी भी अपना काम कल पे नहीं छोड़ती हैं, बल्कि बड़े 1 हफ़्ते तक का काम, 2 हफ़्ते का काम वो करके रखती हैं, ताकि अगर कोई ऐसी नागहानी आफत आ जाए या कोई ऐसी बीमारी आ जाए या कोई छुट्टी करना पड़ जाए तो उनका काम डिस्टर्ब नहीं, मतलब बैकअप में उनका काम ऑलरेडी होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी प्लानिंग, अब शी इज़ वेरी वेल प्लान्ड और दूसरों को भी कोई मुश्किल नहीं होती और उनको भी ना मुश्किल हो। तो इसी तरह से चलना चाहिए ज़िंदगी में भी। एक आखिरी बात, ये जो आप पूरा प्रोग्राम देख रहे होते हैं ना, शुरू से लेकर आखिर पूरा का पूरा कंटेंट, ये शुरू से और आखिर तक का जो सफ़र होता है ना, इस सफ़र के अंदर जो हमारी हम सफ़र होती है ना, जो मरकज़ी किरदार होती है, वो भी इरम बाजी होती है। सही बात है, पूरा कंटेंट उन्हीं की वजह से है। तो चलते हैं कुछ रात भर की खबरों की जानिब और टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं, मार खाने के बावजूद जो है ना, अफ़गान तालिबान अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और अफ़गान तालिबान के दहशतगर्दों ने बाजोड़ की तहसील सालारज़ई में आबादी पर मार्टर गोला फेंक दिया। मतलब ये कि उनसे अब कुछ नहीं बन पड़ रहा, तो वो आबादी पर ही हमले करे जा रहे हैं। और हमले में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शहीद हुए हैं और एक शदीद ज़ख्मी है, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया है। और मार्टर गोला जो है वो घर पर गिरा है, जिससे 4 नौजवान भाई मौके पर जाँ बहक हुए हैं। बिल्कुल, जिनकी शनाख्त साजिद, अयाज, रियाज और मुआज़ के नाम से हुई है। सरहद पार से होने वाले इस बिला स्टाइल फायरिंग के बाद जो है वो तमाम जो सरहदी इलाके हैं ना, उसमें शदीद खौफ व हिरास फैल चुका है। अच्छा, ये काफ़ी दिनों से एक मामला चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कई अरसे से एक नाम सामने आता है एक कलअदम जमात का, और वो फिर हमले करते हैं और फिर हमला होता ही है और वो जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। हाँ। और जिम्मेदारी कबूल करने के बाद ये पता चलता है कि उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। अफ़गानिस्तान को बारहा बोला नहीं समझ में आई, फिर मुज़ाकरात के लिए हमने देखा कि कभी हमारे JF-17 जाते हैं मुज़ाकरात करने, कभी हम देखते हैं कि वो ब्रिगेडियर ड्रोन जो हैं वो जाते हैं अफ़गानिस्तान। तब जाके कुछ मुज़ाकरात जो है ना, मैं समझ रहा हूँ कि अब कुछ तय पाए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जब इंसान जा रहे थे तब नहीं तय। मुझे लग रहा है जिस तरह से अफ़गानिस्तान पर ज़ाहिर है जब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे तो हम पीछे तो नहीं हटेंगे, हमें जितना खिता मिलता जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे तो लगता है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान भी फतह कर लेगा और तालिबान जो है ना अपनी इस दौर में और पीछे रह जाएंगे, तो जो रहा सहा है उनके पास वो भी खो देंगे। लेकिन आप देखें ना, जो सिक्योरिटी फोर्सेस इदारे हैं वो कार्रवाई करते हैं। और इसी तरह जो बाजोड़ के अंदर खबर हम आपको दे रहे हैं कि अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से सरहद पार से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। ज़िला बाजोड़ की तहसील जो सालारज़ई है, उसका इलाका तबस्ता लेटनी में जो है वो मासूम शहरियों पर हमला किया गया, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ये बताते हैं कि जो है मुकामी अफराद ने अफ़गान तालिबान हुकूमत के इस इक़दाम पर शदीद गम और गुस्से का इजहार भी किया है। बिल्कुल, और शहरियों को आप दानस्ता निशाना बनाएं तो ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी है। और इस बात की कासी कहता है कि अफ़गान तालिबान को नाकामियों का सामना है। और अता तारड़ ने कहा कि इस घिनौने इक़दाम के ज़िम्मेदार अफ़गान तालिबान को भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो अब ये जो है ज़ाहिर है आपने जंग शुरू की है तो फिर इसका अंजाम भी आप ही भुगतेंगे। नेक्स्ट टॉप स्टोरी हम शामिल करते हैं और आपको बताएं कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प है ना, वो थोड़ी मुश्किल में आ गए हैं। और अमरीकी सदर जो हैं उन्होंने इंतज़ामिया से अपनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए अपने कसीर मुल्की इत्तेहाद का मंसूबा बनाया है। और रवां हफ्ते के वाइल में इस मंसूबे का ऐलान मुतवक्के है। और कई ममालिक हैं उन्होंने अपनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी देने के लिए इत्तेहाद बनाने पर इत्तेफाक किया। यानी कि सब ममालिक को कन्वेंस करना चाह रहे हैं कि आप गुजरे हम सिक्योरिटी देंगे, यानी कि वो खुद तो गुजरना चाह रहे हैं, साथ में सबको हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। वो वाली बात आम लोगों को समझा देता हूँ। जो अपनाए हुर्मज़ है वो एक कर्व है और गालिबन ज़्यादा किलोमीटर भी नहीं है, बहुत एक छोटा सा रास्ता 35 किलोमीटर या इसी के करीब। वहाँ से जहाज़ टर्न होकर जो है वो निकलते हैं। तो इस पर ईरान ने अपनी ज़ेरे ज़मीन पूरी जो है वो फाइबर्स बिछाई हुई हैं और इसको कंटेन किया हुआ है। अब सवाल ये, मतलब डिटेन हुआ हुआ है, सारा कुछ ब्लॉक हुआ हुआ है, सारी बाउंड्री लाइन बनी हुई है। सवाल ये है कि इसने जब हमला किया अमरीका और इसराइल ने,
तो ईरान ने कहा था कि हम इन दोनों के जहाज नहीं गुजरने देंगे, बाकी सबके। कल आपने देखा कि भारत के भी 2 जहाज गुजरने दिए और दूसरे अब फ्रांस और जो बरतानिया है उन्होंने रवाबित तेज कर दिए हैं कि हमारे भी जहाज जाने दें। अब अमेरिका करेगा क्या? इधर होगा आपके बरतानिया का जहाज, इधर होगा फ्रांस का जहाज, बीच में हो गया अमेरिका और इसराइल के जहाज, ये ऐसे गुजरना चाह रहे हैं। होने वाला है ये। और एक खबर और दे रहा हूँ आपको, जराए बता रहे हैं, अभी तक ऑथेंटिक नहीं है, कंफर्मेशन नहीं हुई है, डॉलर के अंदर जो है वो एक्सचेंज होगा युआन में। अब युआन की बारी आ गई है वहां पर ना कि अब युआन के अंदर एक्सचेंज करेंगे। और मैं मतलब आपको पिछले एक हफ्ते से एक बात कह रहा हूं, मतलब ईरान ये कह रहा है इस वक्त कि अगर आपने हुर्मुज़ से गुजरना है ना तो आपने उसकी कीमत पे करना पड़ेगी, और कीमत आप ना डॉलर्स में नहीं, हाँ डॉलर्स में नहीं पे करेंगे, आप युआन में पे करेंगे। यानी कि वो डी डॉलराइजेशन की तरफ चला गया। यानी कि अमेरिका को हर तरफ से हजीमत का सामना है, हर तरह से वो अब क्योंकि देखो जंग आपने शुरू कर दी ना, और ईरान तो बैकफुट पे जाने वाला नहीं है, तो अब ईरान हर वो हिकमत अमली अपनाएगा जिससे अमेरिका और इस्राइल की हजीमत होने वाली है। आपको जो है मेरे सोर्सेज को दाद देनी चाहिए, जो सोर्सेज हमारे बता रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि अनडिक्लेयर्ड इस वक्त दुनिया का सुपर पावर चाइना बन चुका। इस मॉर्निंग शो में मैंने कहा था आज से कोई एक हफ्ते पहले। अब ये जो बात सामने आ रही है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर युआन की जो एक्सचेंज हो रही है, दिस इज वेरी वेरी लाइक अलार्मिंग तो नहीं, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ, और आगे चल के क्योंकि अमेरिका को नुकसान होने वाला है इस जंग का बहुत ज़्यादा, तो वैसे ही उसके डॉलर डी डॉलराइजेशन तो समझे शुरू ही हो गई है। फिर ईरान भी अगर इसी तरह से चाइना की करेंसी को प्रमोट करेगा तो फिर डॉलर कहाँ जाएगा? ये दुनिया के अंदर एक करेंसी और जो है वो एग्जिस्ट करती है कि एक शख्स ने कहा था, आप जाके मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा अगर कोई क्लेम करना चाहता है, तो एक शख्स ने कहा था पिछले साल कि ये डॉलर कोड़ियों के दामों बिकेगा, कोई लेने वाला नहीं, और उसके अगेंस्ट एक पूरी करेंसी खड़ी कराई जाएगी। दैट इज कॉल्ड ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है वो मजमुआ है, वो तमाम ममालिक के पहले लेटर जो ये करेंसी खड़ी हो रही है, इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसको स्ट्रेंथन करेंगे और फिर डॉलर को नीचे ले जाने की तैयारी। मेरे ख्याल में पाउंड या दूसरी और चीज़ आगे आ जाएगी, कोई और करेंसी, लेकिन डॉलर की फिर वैल्यू नहीं रहेगी। तो एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ से मुतालिक 7 ममालिक से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनसे मदद का मुतालबा करेंगे और इस हुर्मुज़ से महफूज जो सेफ पैसेज मिल जाए अमेरिका का, उसका ये ख्याल है कि हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीकी सदर ने चीन समेत दुनिया भर से मदद की अपील की, जिस पर ताहाल दुनिया खामोश है। यानी कि हर तरफ से ये मना किया जा रहा है। जापान ने मना कर दिया। आप ये देखें, जंग के लिए तैयार थे, मिसाइल दागे जा रहे थे, सुप्रीम लीडर को तलाश किया जा रहा था, अब ये वहां से गुजरने के लिए बुज़दिली का जो एक बिल्कुल अब मुजाहिरा करना है ना, अब दूसरों से मदद मांगने पर आ गए हैं। अब अमेरिका के मौशी इत्तेहादी जापान ने भी अपनाए हुर्मुज़ से में अपने बहरी जहाज़ भेजने से इनकार कर दिया, और उनकी पॉलिसी चीफ ने कहा कि खित्ते में बहुत बड़ी दहलीज पार हुई तभी जापानी बहरी जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ भेजे जा सकेंगे। तो हर मुल्क उनको मना कर रहा है कि भाई इस वक्त वहाँ जाना मुमकिन नहीं है, तो बस अमेरिका को भी ये बात समझ जानी चाहिए। अच्छा, अली लारेजानी की हम बात करेंगे। ये शख्स सोशल मीडिया पर कल परसों छाया रहा। ये शख्स कौन है? ये शख्स है ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी। इन्होंने दावा कर दिया कि एप्स्टीन टीम की बाकियात 9/11 जैसा वाक़या करके उसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार कर रही है। समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है उस पर इन्होंने बताया। यानी हद है, मतलब एप्स्टीन सारी दुनिया को पता चल गया, फेसेस रिवील हो गए, फिर भी पता नहीं वो किस तरह से उस चीज़ को मैनिपुलेट करके ईरान पे लगाएंगे इसका इल्ज़ाम। लेकिन बहरहाल सारी दुनिया ऑलरेडी जानती है किसकी क्या साजिशें हैं, और अब ये कोई पुरानी कहानी हो चुकी, कोई नई कहानी है भी नहीं। तो एक्स पर पोस्ट करते हुए अली लारेजानी ने कहा है कि ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है और ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं है, और ईरान ने इलाकाई ममालिक को भी मुमकिन अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार किया है। और इस कार्रवाई में ना शाहिद ड्रोन जो ईरान के हैं उसकी नकल इस्तेमाल करने का भी मंसूबा बना सकता है। ये भी एक खबर सामने आ रही थी। अच्छा, मिस्री मीडिया जो है ना वो बाइस नहीं होता, और ईरानी मीडिया की बात करें आप, बरतानिया की मीडिया की बात करें, तो समटाइम्स आप ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ एक फैक्टर आ जाता है। लेकिन मिस्री मीडिया जो कोड करता है, मिस्री मीडिया के ऊपर 2 बातें चल रही हैं। पहली बात तो यही जो आपने खबर पढ़ी कि कोई ना कोई नक्कालों से होशियार रहें, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ये जो ड्रोन आपके ईरान के पास है ये कहीं और से भी बनकर आ रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये
नेतन्याहू की बारे में खबर आ रही है कि मंतकी अंजाम तक, मंजिल मकसूद तक शायद वो जा चुके हैं। उस जगह तक जहाँ उन्हें जाना था ना, जो उनका जिंदगी के अंदर काम था, सारी चीजें कर रहे थे, उनका एक मकसद था कि मुझे वहां तक जाना है। वो फला आगे एक गड्ढा था ना जहाँ नीचे कीचड़ थी, उसके नीचे आग। लेकिन अभी ही आज ही की खबर में ये बात कंफर्मेशन नहीं है, अभी यही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी एक वीडियो आ गई है जिसपे कॉफी पी रहे हैं वो और बता रहे हैं कि भाई मेरे हाथ में 10 ही उंगलियां हैं, ज्यादा नहीं है। मजे की बात यह है कि वो 10 उंगलियां तो नजर आ रही हैं। उससे पिछली वाली वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पर एक हाथ पे 6 उंगलियां नजर आ रही है। भाई 6 उंगलियां भी एक इंसान की हो सकती हैं। मतलब ये कुछ ना कुछ AI का काम भी साथ साथ चला रहे हैं। अब आपको बड़ी मजे की एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मिडिल ईस्ट के ऊपर जब बात करते हैं ना तो मेरा दिल चाहता है कि कोई ना कोई अच्छी सी ब्रेकिंग न्यूज़ आए सामने, जिससे मुसलमानों को एक तक़वियत मिले कि हम जो कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है। सही बात है। नेतन्याहू और उनके करीबी लोग ज़रा ये बता रहे हैं कि जो उनके पास मनसब है ना, तो बहुत जल्दी हो सकता है उनके पास ना हो। हाँ बिल्कुल, इनके जो 4 दिन गायब रहे ना, दज्जाल आने के बस अब वो दज्जाल की लीडरशिप का टाइम आने वाला है, क्योंकि ये जाएंगे तो बस ये 4 दिन जो खामोश रहे, कोई शक्ल नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आई। फिर इनका जो बेटा अमेरिका के अंदर क़याम पजीर है, हायर नाम आएगा इस, हर 40 मिनट के बाद इस लड़के का एक ट्वीट आता है, लेकिन 4 दिन से इसका कोई ट्वीट नहीं आया। और एक शख्स है, मिस्ट्री मीडिया के एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा कि इसको मतलब टैग किया इस शख्स को ना, इस लड़के को, कि जल्दी से अमेरिका को छोड़ो और इजराइल वापस आओ और अपने अब्बा की खैर खैरियत ले लो। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैंने कहा ना कि अगर आपको फॉलो करना है आप मिस्री मीडिया को फॉलो करें, आपके लिए दूध का दूध और पानी का पानी होता है। चलें, हमें भी इस खुशी का इंतज़ार है कि इसकी तस्दीक हो। ईरान ने दुबई और दोहा के मखसूस इलाकों में मुमकिना हमलों की वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि चंद घंटों के अंदर रिहायशी इलाके खाली कर दिए जाएं। मीडिया ऑपरेशन सेंटर ईरान के मुताबिक इन मकामात पर अमरीकी फौजी एहलकार मौजूद हैं, इसी वजह से मुमकिना अहदाफ करार दिया गया। अच्छा, तो यानी कि खलीजी ममालिक इस वक्त फुल लपेट में ईरान के मतलब मिसाइल्स के लपेट में हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अमेरिका और इजराइल की साजिश ये है, समझ लीजिएगा, शिया और सुन्नी, देखिए मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, यहूदियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तफर्रक़ फैलाने की बात की जा रही है और बड़े लार्जर स्केल के ऊपर सऊदिया, कतर, यमन, लीबिया, ओमान, इनको और बहरीन, इनको लड़वाया जा रहा है ईरान से। जब ये आपस में लड़ जाएंगे तो फिर ये खामोश होकर बैठ जाएंगे, इजराइल और काम पूरा हो जाएगा, समझे। लेकिन मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि ये अनडिक्लेयर्ड है लेकिन कोड किया जाता है। सबसे बड़ा जो सेंटर है गल्फ के अंदर अमेरिकन इंटेलिजेंस का, वो UAE के अंदर है। इसीलिए ईरान ने कहा है कि वहाँ पर फौजी अमरीकी एहलकार देखे गए। ऐसे नहीं कह रहा ईरान कि मैं वहाँ पर हमले करूँगा, वहाँ से बैठकर ऑपरेट हो रहे हैं सारे जो मिशन चलाए जा रहे हैं ना, वो वहाँ से बैठकर ऑपरेट हो रहे हैं। UAE से हो रहे हैं। और जो आपके इराक़ची हैं, अब्बास इराक़ची साहब, उन्होंने ये कोट किया है और उन्होंने इस चीज़ को, स्टेटमेंट को एंडोर्स किया है कि ये UAE से और बहरीन से। मैं आपको फिर बता दूं, UAE के अंदर अमरीकी इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा नेटवर्क है और बहरीन, जब हमले किए थे ईरान ने, बहरीन के अंदर सबसे बड़ा हवाई अड्डा, यानी कि अमेरिका की जो आंख है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो बहरीन है। बिल्कुल, आप सोचें ज़रा, अपना ही भाई अगर आपका जो ब्रदर ममालिक होते हैं, ये सब आपके बहरीन और UAE, ईरान के कौन है? मतलब कोई वो तो नहीं है ना, ये दूसरी अंग्रेज या कोई और तो नहीं है, तो यही अगर डॉक्टर अफशीन आज से मैंने फैसला किया इस कौम को ना थोड़ा थोड़ा बताया करेंगे, ताकि उनको पता चले कि हकीकत है क्या। हम खबर पढ़कर जब आगे निकलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही। शायद आज मैंने अच्छा समझाने की कोशिश की। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और ईरान इससे कबल भी खलीजी ममालिक में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का इंदिया दे चुका है। दूसरी जानिब जो खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर है, उसके तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की खित्ते में मौजूदगी ईरान के लिए ख़तरा है और ईरान मुमकिन तौर पर सप्लाई और लॉजिस्टिक मराकज़ को हदफ बनाएगा। तो ज़ाहिर है ईरान तो अमरीकी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं ना इस वक्त, वो UAE और बहरीन, ये बात नहीं है, बस वो सिर्फ अमरीकी तनसीबात को निशाना बना रहा है। जहाँ से उस पर हमला हो रहा है वहीं पर वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि बहुत जल्दी ऐसा होने जा रहा है कि आबादियों को निशाना बनाएंगे, इंडस्ट्रीज़ को निशाना बनाएंगे और ये सब इसराइल कर रहा होगा ताकि जो है ईरान को बदनाम किया जा सके और ईरान को लड़वाया जा सके उसके खलीजी ममालिक। यही सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ईरान के जो इराक़ची साहब हैं ना, उन्होंने एक ट्वीट भी किया
जिसके अंदर ये बताया कि रशिया और पाकिस्तान से बात चल रही है। तो पाकिस्तान के अंदर जो धड़ेबंदी करने वाले लोग हैं ना, शरपसंद अनासिर, और एक ख़ास टोला वो 804 वाला ना, वो ये ख़ास तौर पर सुन लें कि ईरान और पाकिस्तान एक होकर मिलकर खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सऊदीया के साथ पीस पैक मुआहिदा किया है तो वो जाकर हमला शुरू कर देंगे। उसमें भी पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम बैठकर ईरान से बात करेंगे, वी विल फैसिलिटेट दिस सिचुएशन एज़ वेल। बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत इख्तियार कर चुका है इस पूरे खित्ते में, और पाकिस्तान ने जो है अपनी जो सिफारती हिकमत अमली है उसके तहत जो है अभी वो बहुत दानिशमंदी से चल रहा है। और हम सब मुझे एक सवाल का जवाब दें, ईरान ने पाकिस्तान पर अब तक हमला क्यों नहीं किया? अमेरिकन एम्बेसी भी तो है ना यहाँ पर, क्यों नहीं किया? क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, मुस्लिम मुल्क, जिसके अंदर कोई अमरीकी अड्डा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, हवाई अड्डा। और ये कितनी बड़ी बात है हमारे हुक्मरानों की कि ऐसे कितना पॉइंट आया होगा कि अमेरिका ने डू मोर का इतना प्रेशर दिया होगा, और इसकी वजह से हम कितनी दफ़ा ग्रे लिस्ट में जा चुके हैं, कितना हम पर मतलब बोझ था, लेकिन कभी भी हमने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जो हमारे मुस्लिम कंट्री के लिए, हमारे बरादर ममालिक के लिए कोई नुकसान का। 1.5 साल पहले हमने इस मॉर्निंग शो में वरना आज ये कि पाकिस्तान पर भी मिसाइल हमले हो रहे हैं। अमेरिका के साथ हमारी पॉलिसी पहले होती थी डू मोर, फिर उसके बाद पॉलिसी हो चुकी थी नो मोर। तो नो मोर का ये जो है वो हम फल खा रहे हैं बैठकर कि ईरान अभी हमारा दोस्त है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपने उसकी बात कर लेते हैं। उसकी बंदिश के सबब तवानाई बहरान मज़ीद शदीद जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और ये शदीद होने का भी इम्कान है। बताया जा रहा है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। अमरीकी अखबार है वो ये कोट कर रहा है कि ऑयल इंडस्ट्री ने ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया है। क्या खबरदार किया है वो डॉक्टर अफशीन बताएं। हाँ, अच्छा, उन्होंने कहा है कि तवानाई का बहरान मज़ीद बिगड़ने का इम्कान है। तेल कंपनीज़ के मुताबिक अबनाए हुर्मज़ की बंदिश के सबब तवानाई बहरान शदीद हो सकता है। तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है ये सब चीज़ें, और अमरीकी खाम तेल की कीमत में 2% भी इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो फ़ी बैरल कीमत है $102 हो गई, और ब्रेंट खाम तेल की कीमत $106 फ़ी बैरल हो गई है। और अबनाए हुर्मज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील पर दुनिया जो है खामोश है। जापान ने भी अबनाए हुर्मज़ में बहरी जहाज़ भेजने से इनकार कर दिया, और चीनी ने भी अपने राब्ते को मौसर बनाने पर काम करने के तामीरी किरदार अदा करेगा वो, लेकिन जो फ्रांस है उसने भी खित्ते में अपने बहरी जहाज़ भेजने से पहले ही इनकार कर चुका है। बिल्कुल तो ऐसे ही। अच्छा, पेट्रोल प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हो रही है, लेकिन आपको ये मैं बता दूँ कि पिछले अदवार के अंदर एक वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में भी कोरोना आया था। तो उन्होंने ये कहा था कि कोरोना के बाइस जो शिपमेंट्स और एलसीज नहीं खुल रही थी, उस पर ये कहा था उस वक्त कि 400-500 रुपये लीटर पेट्रोल जा सकता है, आवाम तैयारी करें। अच्छा, अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त पेट्रोल किस रेट पर है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा इस हुकूमत को, मैं कहता हूँ कि मजम्मत सबसे पहले मैंने की थी बैठकर। आपको सब्सिडी देनी चाहिए थी, आपने नहीं दी। जहाज़ बेचने चाहिए थे, वो वाले जो पर्सनल हैं नहीं बेचे थे, मैंने बैठकर कहा था। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये प्राइसेस बढ़ाए क्यों गए? जब आपके पास पेट्रोल मौजूद था तो ये पुराना पेट्रोल नए रेट में क्यों बेचा? इनको पैसे जमा करने थे, स्टेट बैंक में इतने रिजर्व नहीं थे ताकि नया महंगा पेट्रोल खरीद सकें। वो ख़रीदा, 4 जहाज़ आए। अब वज़ीर आज़म ने एक स्टेटमेंट दिया जो बड़ा काबिल गौर है, गौर तलब है कि मज़ीद हम पर बर्डन है, लेकिन अभी हम नहीं बढ़ा रहे हैं पैसे। अच्छा। ये स्टेटमेंट भी सामने आया। अब इसको देखना है कि हुकूमत कैसे टैकल करती है, क्योंकि हुकूमत के गले में ये घंटी बन चुकी थी जब ये मामला हुआ था। बड़ा दर्दनाक मामला था ये। बहरहाल कुछ अब मौसम की खबरें शामिल करते चलें। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है, और महकमे मौसमियात के मुताबिक 16 मार्च से चमन, जोब, बारखान, सियारा समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश मुतवक्के है। 17 मार्च से एक ताकतवर मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जिसके बायस सूबे के मज़ीद इलाकों में बारिशों का इम्कान है। भाई सारे जो महकमा मौसमियात के लोग हैं ना, वो हमारी डॉक्टर अफशीन से होते हैं अटैच, और महकमा मौसमियात की बात तो बाद में करेंगे। पहले मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। हाँ। कल दोपहर के अंदर इतनी शदीद गर्मी थी कि आप जब बाहर निकले तो आपको रोज़ा लगना शुरू हो जाता, फील होना शुरू हो जाता था। हमने कहा भाई अब गर्मियाँ आ गई हैं, क्योंकि जुम्मतुल विदा हो चुका है, अब रमज़ान जा रहे हैं, अब गर्मियाँ आएंगी। लेकिन कल रात को बड़ी ठंडी ठंडी और तेज़ हवाएं चलना शुरू हुई, जो आज सुबह भी चल रही थी। हाँ, और कहते हैं ना कि ये भी कुछ शब कदर की अलामत होती है, तो हो सकता है आज 27 ऑफ रमज़ान है, तो इस सिलसिले में क्योंकि अगर हल्की सी भी बारिश होती है, मौसम खुशगवार होता है, और अगली सुबह जो है सूरज की रोशनी और शुआएं बहुत तेज़ नहीं होती, तो ये भी एक अलामत है शब कदर की। तो वी ऑल होप एंड प्रे कि हमें शब कदर में इबादत की तौफीक भी मिल जाए और हमारी दुआएं भी कबूल हो। गौर तलब बात है, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 मार्च से जो सूबाई दारुल हुकूमत है कोयटा, उसमें बारिशें होंगी।
बाज़ इलाकों के अंदर ज़्यादा बारी होगी, और ये एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेडिक्शंस हैं। हुकाम ये कह रहे हैं कि भाई बारिशों के बाद जो टेम्परेचर होगा ना उसमें कमी आएगी, सर्दी बढ़ जाएगी। हाँ, सर्दी, फिर उसके बाद अच्छा है मौसम थोड़ा खुशगवार हो जाएगा इस तरह। कराची होगी ईद पे वैसे कराची में तो इतनी कोई सर्दी तो नहीं कह सकते, हाँ मौसम ज़रूर खुशगवार हो जाएगा और आई होप कि ऐसा ही हो। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, और टूरिज़म के पैकेज हम आपसे अपडेट करेंगे, इस पे बताएंगे आपको। और टूरिज़म के पैकेज में आज आप हमें कौन सी जगह एक्सप्लोर करवाएं? भाई ये मेरा सबसे फेवरेट है, और मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे अपने पाकिस्तान के बारे में जानने का मौका मिलता है और लोगों को बताने का मौका मिलता है। एक गांव है जिसका नाम है फतो दीदू। अच्छा, बड़ा मुश्किल नाम है। ये है कहाँ पर? ये बदीन में। बदीन में। अब जरा विजिट करते हैं बदीन का। लेट्स जिले बदीन में वाक़ई गांव फतू दीदू अपनी मिसाल आप और का सबसे साफ सुथरा गांव करार दिया जाता है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ सफाई, नज़्म-ओ-ज़ब्त और बुनियादी सहूलियात का क़याम किसी सरकारी मेगा मंसूबे का नतीजा नहीं, बल्कि मुकामी आबादी की अपनी मदद आपके जज्बे का समर है। गांव के मकीनों ने इज्तिमाई शऊर और बाहिमी ताउन से इसे एक मॉडल देही बस्ती में तब्दील कर दिया है। गांव की गलियां हमवार और कुशादा हैं, जिन पर गर्दो गुबार या कीचड़ का नामो निशान नहीं। ज़ेरे ज़मीन सीवरेज सिस्टम की वजह से निकासी आपका कोई मसला दिखाई नहीं देता, जिससे न सिर्फ सफाई बरकरार रहती है बल्कि पूरा माहौल दीदाज़ेब महसूस होता है। घरों के बाहर बाकायदा सफाई की जाती है और बेशतर मकानात एक तरतीब से तामीर किए गए हैं, जिनकी सादगी में भी खूबसूरती झलकती है। फतू दीदू का कुदरती मंजर भी दिल को मोह लेता है। इर्द गिर्द सरसब्ज खेत, खुली फिजा और साफ आसमान देही जिंदगी का असल हुस्न नुमाया करते हैं। सुबह के वक्त ताज़ा हवा और परिंदों की चहचहाहट गाँव को एक पुरसुकून और दिलनशी कैफियत अता करती है, जबकि शाम ढली गलियों में जलती स्ट्रीट लाइट्स मुनज़्ज़म शहरी तर्ज की झलक पेश करती है। रात के वक्त रोशनियों से जगमगाता ये गाँव एक महफूज और खुशनुमा मंजर पेश करता है। गाँव में दरख्तों और सब्जे का खास ख्याल रखा जाता है, जिससे माहौल ठंडा और खुशगवार रहता है। घरों के सामने छोटे पौधे और साफ सहन नफासत का पता देते हैं। यहाँ की फिजा में शोरो हंगामा कम और सुकून ज्यादा महसूस होता है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। और नुमाया खुसूसियत यहाँ के लोगों का तालीमी रुझान है। ज्यादातर रिहायशी तालीम याफ्ता हैं, जिसका असर गाँव के मजमूई नस्ल नस्ल पर भी वाज़ेह नजर आता है। तालीम याफ्ता अफराद न सिर्फ अपने घरों की बेहतरी पर तवज्जो देते हैं, बल्कि इज्तिमाई मफाद को भी मुकद्दम रखते हैं। यही वजह है कि यहाँ सफाई, नज़्म-ओ-ज़ब्त और कानून की पासदारी को समाजी कदर की हैसियत हासिल है। गाँव में एक फाल कमेटी कायम है, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन और जिम्मेदार अफराद शामिल हैं। हर खानदान बाकायदगी से एक मखसूस रकम कमेटी को फराहम करता है, जो सफाई, मुरम्मत, निकासियाब और दीगर इज्तिमाई कामों पर खर्च की जाती है। इस माली खुद इन्हिसारी ने गाँव को बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार से बड़ी हद तक आजाद कर दिया है। अगर कोई फर्द सफाई या इज्तिमाई ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करे तो कमेटी फौरी नोटिस लेती है और मामला फामो तफहीम से हल किया जाता है। फतू दीदू में समाजी हमाहंगी भी मिसाली है। यहाँ बाहिमी मुशावरत से फैसले किए जाते हैं और गाँव के मफाद को जाती मफाद पर तरजीह दी जाती है। फतू दीदू न सिर्फ बदीन बल्कि पूरे मुल्क के देहात के लिए एक मिसाल है कि जब शऊर और सलीका यकजा हो जाएं, तो एक आम देही बस्ती भी खूबसूरती और तरतीब का शाहकार बन सकती है।